हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 4 का लास्ट यूनिट आज शुरू करेंगे जिसका नाम है रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यूनिट 4 में आपको ये बताएंगे कि एक बहुत अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कितना ज़रूरी होता है कि उसको कैसे हमने रिपोर्ट करना है और कैसे उसको इवैल्यूएट करना है। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप कि हमें पूरा रिसर्च करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग और उसका इवैल्यूएशन कैसे करना होता है। तो इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं कि कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं है जब तक हम उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की रिजल्ट्स को रिपोर्ट नहीं करते, यानी कि हम प्रॉपर तरीके से उसकी रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, तब तक वो रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है। और डेटा कलेक्शन के बाद रिसर्चर को ज़रूरी होता है कि उस डेटा को वो जो एनालाइज कर रहा है, उसको वो इवैल्यूएट कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करे, डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वे में रिपोर्ट करे, ताकि अगर कोई उसकी रिसर्च पढ़ता है तो उसको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ये रिसर्च क्यों करी गई थी और इसका क्या रिजल्ट आया। इसलिए बहुत अच्छे से रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके रिसर्च को, क्योंकि रिपोर्टिंग करे बिना वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस यूनिट में आपको ये बताएंगे कि क्या सिस्टमैटिक तरीका है रिसर्च की इंटरप्रिटेशंस को इवैल्यूएट करने का और किस तरह उसको रिपोर्ट किया जाता है। तो कंप्लीट क्या किया जाता है, कंप्लीटली अपने रिसर्च को पूरा एंड तक ख़त्म करने के लिए वो स्टेप ही आपको यहाँ पे बताएंगे। तो पहले ये बता रहे हैं कि कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द इवैल्यूएटिंग और एनालाइजिंग द डेटा, कि इसका क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि डेटा को हमने इवैल्यूएट करना है और एनालाइज करना है क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि एक तो डेटा बहुत अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग मेथड से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उस डेटा से हम लोग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई बिहेवियर हो गया, कोई भी इवेंट हो गया, और उस सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसको हम सिस्टमैटिकली एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जो भी डेटा हमने गैदर किया है। एंड वो डेटा हमें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर हो सकता है, हमने गैदर किया हो क्वेश्चनेयर के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, फोकस ग्रुप यानी कि एक्सपर्ट लोगों से बातचीत करके, या जो भी जिस तरीके से भी हमने किया है उसको हमें एनालाइज और इवैल्यूएट करना है। द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? इन क्वालिटेटिव रिसर्च रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट टू विच द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एन आंसर। मतलब जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो किस हद तक हमें वो आंसर प्रोवाइड कर रही है, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो हम ढूंढ रहे हैं वो किस हद तक, मतलब टू एन एक्सटेंट कहाँ तक वो हमें वो डेटा जो है हमारी हेल्प कर सकता है उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने में। टू दी प्री प्लान्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ द रिसर्च, यानी कि हमारे जो रिसर्च के गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो किस हद तक हमें हेल्प कर सकता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करेगा। तो उस चीज़ को इवैल्यूएशन कहते हैं। देखो, इवैल्यूएशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ की वैल्यू ढूंढ रहे हो कि उसमें कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आप उसको चेक कर रहे हो, आप उसको डेटा को एनालाइज कर रहे हो, आप इवैल्यूएट कर रहे हो, देख रहे हो कि डेटा में कुछ काम का है या नहीं है, या जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें से ज़रूरी चीज़ें क्या है। Now the researcher tries to evaluate the information on the basis of which he or she tries to understand the reasons, justifications और predictions of certain objects behavior, या जो भी जिस चीज़ के बारे में भी वो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, जस्टिफिकेशंस क्या हैं, प्रिडिक्शंस क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें ढूंढता है। फिर इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, जैसे कि ये स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। देयर आर 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे पहला स्टेप है रीडिंग द ओवरऑल कलेक्टेड डेटा। तो सबसे पहले रिसर्चर का काम क्या होता है कि सारे डेटा से गो थ्रू करे डिटेल ढूंढने के लिए इन्फॉर्मेशन की। जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, रिसर्चर हैज़ टू गो थ्रू ऑल दी डेटा टू सी कि कौन सा डेटा काम का है और उसमें से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब वो कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे इंटरव्यू लिए हैं तो वो रिसर्चर को सारे इंटरव्यूज़ को एक बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो टेप्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं, उनको एक बार दोबारा से रिसर्चर गो थ्रू करता है, ठीक है, सारी चीज़ों को देखने के लिए कि क्या क्या डेटा मिला है। फिर ऑब्जर्वेशन है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये इस स्टेप में क्या मतलब है इनका कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो वो रिसर्चर उसमें से निकालता है रीडिंग करके। सेकेंड स्टेप है कैटेगराइजिंग द कलेक्टेड डेटा। तो जो भी डेटा मिला है उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालना ताकि वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो एनालिस्ट क्या करता है, सॉर्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना देता है
जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, तो एक कैटेगरी हो जाएगी जहाँ पे वो सारे कंसर्न्स लिखेगा, मतलब उनको किस बात की चिंता है, उनकी क्या चीज़ है जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं। दूसरा हो जाएगा कि कुछ सजेशंस अगर हैं तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। और जैसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या है, तो इस तरह की हम अलग अलग वो बना देते हैं कैटेगरीज, रिकमेंडेशंस क्या है, आउटपुट्स क्या है, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है, अपने डेटा को कैटेगराइज कर देते हैं, सिमिलर इन्फॉर्मेशन को एक कैटेगरी में डाल देते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास किस किस एरिया का डेटा आ चुका है, हमारे पास किस तरह का डेटा कलेक्ट हो चुका है कैटेगरी बनाने से। फिर नेमिंग और लेबलिंग द कैटेगरी, तो जैसे उसने अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया तो उन कैटेगरीज के नाम रख देता है वो, ताकि इजी हो जाए उसको ढूंढना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लेबलिंग द सॉर्टेड एंड कैटेगराइज थीम्स, तो उनको वो नाम दे देता है। और जैसे सजेशन वाली कैटेगरी में जो भी डेटा उसको मिला होता है, जो लोगों के सजेशंस है, उसकी कैटेगरी बना देगा, उसका नाम दे देगा सजेशंस। तो अब उसको जब भी उस तरह के डेटा को रेफर करना होगा तो वो उस कैटेगरी में जा सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, ये नेक्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉजल रिलेशनशिप। क्योंकि अब यहाँ पे हम एक रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कॉज एंड इफेक्ट तो ढूंढना ही है अपने डेटा में। तो अब यहाँ पे कॉज एंड रिलेशनशिप ढूंढने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने अलग अलग लेबलिंग करके कैटेगरीज में डाल दिया है, उसमें ये देखें कि क्या कॉजेज हैं, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, एंड द रिसर्चर गेट्स एन आइडिया ऑफ द डायरेक्शन और फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि मतलब एक्चुअली रिसर्चर को किस चीज़ के पीछे और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है या किसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। हेल्प्स द रिसर्चर और द एनालिस्ट टू डिस्कवर पैटर्न और एसोसिएशन। पैटर्न मतलब एक पैटर्न पता चल जाता है कि वो प्रिडिक्ट कर पाए कि अच्छा ये कॉज होंगे तो उससे ये इफेक्ट होगा, या फिर कोई एसोसिएशन होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है, या कॉजल रिलेशनशिप हो गया। तो ये कैटेगरीज आपस में इनका क्या कनेक्शन है, क्या कॉज है या क्या एसोसिएशन है, मतलब कैसे एक चीज़, एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से जुड़ी हुई है, उस तरह की कॉजल रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करता है। अब इसको इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जो डेटा कलेक्ट करा है, सपोज किसी रिसर्चर ने किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड अलग अलग ज्योग्राफिक एरिया के लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, मतलब आसपास के एरिया से लोगों से, मतलब मान लो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया, जैसे कोई वाटर क्राइसिस है या कोई भी क्राइसिस है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कलेक्ट किया, और जब उसने लेबलिंग करी, सॉर्ट आउट किया, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग जिनको प्रॉब्लम है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ जैसे इसने लिखा हुआ है कि वी मे स्टेट दैट पीपल इफ लिव इन दैट एरिया मे हैव अ सर्टेन प्रॉब्लम। तो जब उसने कैटेगराइज करा, उसने देखा कि ज़्यादातर लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो सारे एक कैटेगरी में जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वो उससे ये कंक्लूड कर सकता है, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम इस एरिया में ज़्यादा होती है, तो मुझे उसी एरिया में जाके अपना रिसर्च का फोकस करना है। तो इस तरीके से कोई ना कोई एसोसिएशन या कोई ना कोई कॉज मिलता है जिससे एक रिसर्चर को डायरेक्शन मिलती है कि वो किस डायरेक्शन में आगे अपना काम करे। फिर उसके बाद लास्ट में स्टेप होता है रिकॉर्डिंग और फाइलिंग ऑफ डेटा। तो फाइनली जो डेटा है जिसको वो एनालाइज कर रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ताकि आगे जाके भी फर्दर अगर कोई आपके डेटा को रेफर करना चाहता है, कोई और रिसर्चर फ्यूचर में उसको देखना चाहता है, तो वो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो जो है उसको ट्रैक रिकॉर्ड, उसका फाइलिंग कर देता है। नाउ कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ द इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। अभी तक हमने देखा कि इवैल्यूएशन ऑफ डेटा क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। अब ये बता रहे हैं कि अब इंटरप्रिटेशन क्या करना होता है इसमें। जैसे हमने टॉपिक क्या पढ़ा अपने यूनिट का कि इंटरप्रेट करना है और इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन हमने समझ लिया, अब इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू समराइजिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द डेटा एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो समराइजिंग है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी फाइंडिंग्स है आपकी, आप उसको समराइज कर रहे हो फाइंडिंग्स को इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गोल्स ऑफ द रिसर्च। मतलब समरी भी ऐसी बना रहे हैं जिससे आपको आपका जो गोल है रिसर्च का उसके बारे में पता चल जाए।
मतलब उसकी समरी जो होगी आप ऐसे इंटरप्रेट करके लिखोगे, पूरी रिसर्च की इंटरप्रिटेशन ऐसे लिखोगे कि उसको पढ़ के आपको पूरी समरी पता चल जाए कि रिसर्च किस चीज़ पे हुई है और उसके गोल्स क्या थे और उसकी फाइंडिंग्स क्या थी। नाउ फॉर एग्जाम्पल कि रिसर्चर में कंपेयर द फाइंडिंग ऑफ द रिजल्ट्स विद व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन द बिगनिंग स्टेज। तो मतलब जो रिजल्ट्स आए हैं उसको वो कंपेयर कर सकता है कि पहले क्या था और बाद में जो रिजल्ट आया उससे उसको क्या पता चला। दूसरा, इट कैन बी अ कंपैरिजन और डिस्क्रिप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सर्विसेज और गोल, या फिर वो अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर से या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और यहाँ पे क्या चीज़ है जो स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है, उससे कंपेयर कर सकता है। ठीक है, या वो सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी रिसर्च में क्या अचीवमेंट्स थी और क्या अकम्पलिशमेंट्स थी। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस भी किया जा सकता है कि क्या स्ट्रेंथ निकल के आई, क्या वीकनेसेस आई, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मिली रिसर्च से। तो ये सब लिखना, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो while interpreting the data, it is suggested that researchers should summarize the finding in such a way that it would not only help the group under study but also provide an opportunity for other researcher to conduct the related research in a better and more efficient way। मतलब इस तरह से इंटरप्रिटेशन लिखनी चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट कि ये सिर्फ उनकी हेल्प ना करे जिनके बारे में रिसर्च हो रही है, दूसरी चीज़ ये दूसरे किसी रिसर्चर को भी अपॉर्चुनिटी दे कि अगर वो दोबारा से आप ही की रिसर्च को और अच्छे और बेटर तरीके से करना चाहता है तो उसको भी उससे हेल्प मिले। मतलब इस तरह की रिसर्च या इस तरह की इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए कि कल को कोई और आके आपकी रिसर्च को उठा के उसके बेस बना के वो और बेटर कुछ करना चाहता है तो वो उसकी हेल्प करे, ना कि वो उसको कंफ्यूज करे। ठीक है, तो ये होता है इंटरप्रिटेशन का हमारा पर्पस। फिर आते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो किस तरह इंटरप्रिटेशन की जाती है, जैसे हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े थे वैल्यूएशन के, इसके भी इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं कि इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है। तो एक तो तरीका कह रहे हैं कि एक लिस्ट बना लो, फाइनल लिस्ट बना लो, यानी कि जो भी आपका जो डेटा है समराइज किया उसको कैटेगरीज में या कोड दे दो कोई, और जो फाइनल लिस्टिंग्स हैं उसको हम एक लिस्ट बना लें फाइनल फाइंडिंग्स को। दूसरा तरीका है कि हम इलेबोरेट करेंगे अपनी फाइंडिंग्स को, ताकि वो डेटा जो है वो जो भी आपने कलेक्ट किया है, चाहे वो इंटरव्यू से हो, रिकॉर्डिंग से हो, डिस्कशन से हो, उसको इलेबोरेट करो ताकि उसका एक मीनिंग बने। या फिर आप मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हो। मैट्रिसेस का मतलब इस तरह का चार्ट होता है कि जो ऐसे बना हुआ है, तो इस तरह से मैट्रिसेस मतलब चार्ट विच कंटेन वर्ड्स एंड इट लुक्स लाइक अ क्रॉस टेबल। तो ये टेबल जो बना हुआ है आपका, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि जहाँ पे एक रिसर्चर सपोज ये देखना चाह रहा है कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसको किस एज के बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं और कौन से जेंडर के बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन्होंने नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स और एज वाइज भी कर दिया, तो एक मैट्रिक्स बना दिया। अब सिमिलर चीज़ फ्लो चार्ट में भी हो सकती है। फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे बॉक्सेस बनाते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाने के लिए देखो, पहले इन्होंने लिखा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो 2 एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कर दिया, जो 15 से 19 साल के हो गए और ये 20 साल से ऊपर वाले हो गए। अब इस एज ग्रुप में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, और इस एज ग्रुप में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो ये फ्लो चार्ट हो गया। तो ये तरीके हैं सारे जिस तरीके से हम अपने इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। इससे थोड़ा इजी रहता है ना, देख के आपको पिक्चर देख के क्लियर हो जाता है कि अच्छा इससे क्या पता चला है, पूरी रिसर्च का रिजल्ट क्या रहा है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं। फिर आता है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो मतलब रिपोर्टिंग जब हम करते हैं डेटा की इसमें, तो उसका क्या मतलब होता है, ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है रिसर्चर के लिए कि वो रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है डेटा की। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, देखो रिपोर्टिंग डेटा रेफर्स टू दी अल्टीमेट डिस्कशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, कि वो इंटरप्रिटेशन को डिस्कस कर रहा है, या वो इंटरप्रिटेशन से वो एक अपने व्यू पॉइंट से, या मतलब जो उसने करी है रिसर्च उसको सबको मिला जुला के क्या रिजल्ट निकल रहा है और वो क्या उसमें डिस्कस करना चाहता है, कि उसको क्या पता चला पूरी रिसर्च करने के बाद, क्या चीज़ें सामने आई, वो सब डिस्कस करता है, उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। एंड फाइंडिंग्स बैक्ड बाय रेलेवेंट सपोर्ट ऑफ द रेलेवेंट लिटरेचर एंड रीजन, मतलब जब वो ये लिखता है रिपोर्ट या जब वो ये डिस्कशन लिखता है तो उसमें वो सारी चीज़ें लिखता है जिससे उसकी जो डिस्कशन है उसको कौन सा डेटा सपोर्ट कर रहा है।
किस चीज़ से सपोर्ट मिल रही है उसको, वो सारी चीज़ें उसमें लिखता है कि क्या एविडेंस थे, क्या फाइंडिंग्स थी, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिटरेचर है उससे रेलेवेंट, जहाँ से ये डेटा जो है वो वेरीफाई हो सकता है, वो भी लिखता है। फिर उसके पीछे क्या रीजंस है, तो मतलब अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें डिस्कस करता है कि उसने क्या सीखा पूरी रिसर्च में और क्या क्या देखा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिपोर्टिंग का। अब इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट क्या होते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे कि पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, कि जो रिसर्चर है वो सारी चीज़ें जो है उसको एक प्रॉपर कंटेंट के फॉर्म में लिखेगा। सारी चीज़ें कैसे लिखनी है, जैसे कि इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग डाउन द रिपोर्ट द रिसर्चर नीड्स टू फॉर्मुलेट द फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द नीड रिक्वायरमेंट ऑफ दोज फॉर होम रिपोर्ट इज इंटेंडेड। मतलब जिनके लिए रिपोर्ट लिखी जा रही है उनको कैसे देनी है लिख के कि उनके काम आए, वो चीज़ देखता है कि कंटेंट में लिखूं कैसे, जो जिनको हम मेरी रिपोर्ट की ज़रूरत है वो कैसे उसको समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए रिसर्चर हैज़ टू क्रिएट द स्कोप एंड कंटेंट ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द फंडर, जो फंडिंग करते हैं उनके लिए, या बैंकर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब जिसके लिए भी रिसर्च हो रही है उनके पर्सपेक्टिव से। अब जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च हो रही है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, अब वो जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं या जो उसकी मार्केटिंग करते हैं उनके लिए अगर रिसर्च हो रही है तो वो उनके पर्सपेक्टिव से रिपोर्टिंग होगी। अगर वो कस्टमर्स के लिए रिसर्च हो रही है तो वो कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से रिपोर्टिंग होगी कि उनको समझ में आए, कस्टमर्स को, तो किसके लिए लिखी जा रही है वो समझना ज़रूरी है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप है रिव्यू एंड डिस्कशन ऑफ द रिपोर्ट। तो रिसर्चर यहाँ क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है और इंटरप्रिटेशंस को डिस्कस कर रहा है, रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहा है किन लोगों के साथ, जिनके लिए ये रिसर्च करी गई है, मतलब जिन लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई है और जिनको ये रिसर्च आगे हेल्प करेगी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी। तो एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है जहाँ पे हम कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देते हैं। तो समरी में हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उन लोगों की जिनके ऊपर ये रिसर्च करी गई है, या कौन कौन से इवेंट इसमें कवर करे गए हैं, किस तरह से स्टडी किया गया है, और इसमें गोल्स वगैरह के ऊपर भी लिखते हैं क्या गोल्स थे हमारे, क्या मेथड्स थे, किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया गया है। कंक्लूजन लिखा जाता है, रिकमेंडेशन लिखा जाता है कि आगे अगर रिसर्चर खुद से रिकमेंड कर रहा है कि अगर फर्दर कोई स्टडी करता है तो वो इसमें क्या क्या चीज़ें और देख सकता है जो मैंने नहीं देखी, तो रिकमेंडेशंस भी लिख सकता है। लास्ट हो जाता है स्कोप ऑफ द फ्यूचर रिसर्च, कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाना कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो फर्दर स्टडी किए जा सकते हैं। मतलब अभी जैसे एक स्टडी करते हैं ना तो हमें उसमें और कई सारे स्कोप मिल जाते हैं जो हमें लगता है कि शायद ये भी इसमें स्टडी किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम और कॉस्ट या फंड की कमी होती है तो हम क्या करते हैं अपने फोकस उसी पे रखते हैं जो हमारा गोल है। लेकिन रिसर्च करते 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 हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अलग से एक रिसर्च की जा सकती है, तो वो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं इसके रिसर्च के। फिर आगे कंटेंट क्या होता है रिपोर्ट का, प्रॉपर जो उसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्या लिखना चाहिए अपनी रिपोर्ट में। तो उसमें कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ऐसे हो कि जो इजीली अंडरस्टूड हो और फॉलोड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जब ज़रूरत पड़े उसको फॉलो किया जा सके। तो पहला टाइटल पेज होता है जहाँ पे टॉपिक होता है रिसर्च का, एज वेल एज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, एंड being has a product or service that program that is being researched as well as the date। तो चार चीज़ें यहाँ पे हैं, एक तो टॉपिक है रिसर्च का, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है या फिर उस प्रोडक्ट का नाम है जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और तीसरी चीज़ है डेट है, ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब आपका इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में क्या क्या होता है कि आपके उसमें रिसर्च में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो कंटेंट होता है और उसके साथ उसका पेज नंबर लिखना ज़रूरी होता है कि किस पेज पे क्या लिखा होता है। ये एक तरह से इंडेक्स होता है, जैसे हम सब इंडेक्स बनाते हैं उसी को टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, इंडेक्स को। फिर एग्जीक्यूटिव समरी जैसे ऊपर बताई कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है रिसर्च का, मतलब ये एक ही पेज का होता है, मतलब एक ही पैराग्राफ, एक पेज का से ज़्यादा होता है, या तो एक पैराग्राफ में लिख सकते हो आप, कि जिसमें आप एक ओवरव्यू लिखते हो फाइंडिंग्स का और रिकमेंडेशन का, कि क्या फाइंडिंग्स थी और क्या रिकमेंडेशंस हैं।
फिर पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, मतलब आपके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं रिसर्च के, और ये भी बताया जाता है कि आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है। नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टेक्सचुअल बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च टारगेट। क्या आपने जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, कौन सा आपका टारगेट है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है या जिसके ऊपर भी आप रिसर्च कर रहे हो, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी चीज़ है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी स्टडीड, और आपके गोल्स क्या है रिसर्च के, ठीक है, और उसके आउटकम सजेशन भी लिखे जाते हैं, मतलब सजेस्टेड आउटकम्स के आउटकम्स क्या हो सकते हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि जो क्वेश्चन आप पूछते हो वो भी लिखे जाते हैं, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व रेलेवेंट लिटरेचर रिव्यू विच वॉज डन। तो जो आपने लिटरेचर पढ़ा था उस रिसर्च को करते टाइम, पहले से जो चीज़ें आपने समझी थी, पढ़ी थी, इधर उधर से आपने अपने लिए फाइंड आउट करा था, वो भी लिखा जाएगा। तो जो भी लिटरेचर आपने रेफर किया था वो। फिर मेथोडोलॉजी में तो वही चीज़ आ जाती है, देखो पहले तो सैम्पलिंग आपने कैसे करी, कैसे अपने सैंपल को सेलेक्ट किया आपने, ठीक है। दूसरी चीज़ स्केल कौन से यूज़ करे, स्केल यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट करे या कौन से क्वेश्चनर आपने यूज़ करे जिससे आपने डेटा कलेक्ट किया था। फिर टाइप ऑफ डेटा जो कलेक्टेड था वो किस टाइप का था, मतलब इंटरव्यू, क्वेश्चनर, रिकॉर्डिंग्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें ये आपको मेथोडोलॉजी में लिखनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने किस मेथड से अपना डेटा कलेक्ट किया। फिर रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स आ जाता है फाइनली, यहाँ पे आप अपना रिजल्ट और फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हो। फिर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन में जो आपके रिजल्ट से पता चलता है आपको उसी इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया जाता है। एंड कंक्लूजन सेक्शन शोज हाउ द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। कंक्लूजन में ये बताया जाता है कि आपका रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल टू द रिसर्च टारगेट्स, कि मतलब आपकी रिसर्च किस तरीके से उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिसके लिए रिसर्च की गई है, और दूसरे रिसर्चर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है जो फर्दर आगे रिसर्च करेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ दी स्टडी फिर लिखी जाती है लास्ट में कि आपकी जो रिसर्च थी उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है। एंड देन रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे रिसर्चर खुद ही सजेशन दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आगे स्टडी कैसे कैसे करी जा सकती है या उसकी स्टडी का आगे क्या क्या यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो सकती है। और लास्ट में रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस में वो जहाँ जहाँ से उसने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया था वो सारे ऑथर्स जो रेफर करी थी, बुक्स हो गई या कोई जर्नल्स हो गए, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। एंड अपेंडिसेस मीन्स द लास्ट सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट कंटेन वेरियस सोर्सेज। अब आपने जो क्वेश्चनर यूज किया होगा ना उसका जो ब्लैंक फॉर्मेट है, मतलब उसकी एक कॉपी वो आप लगाओगे। अगर कोई फॉर्म वगैरह भरे हैं, किसी कंपनी से भरवाए हैं तो वो फॉर्म्स लगाओगे। केस स्टडीज वगैरह थी तो उसकी कॉपी लगाओगे आप। और डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, जो डेटा था वो सारा चीज़ लगाओगे। टेस्टिमोनियल्स लगाओगे, जो लोगों से इकट्ठी करी थी चीज़ें, उनकी बातें, ओपिनियन, वो सारा, मतलब जो चीज़ आपने रेफर करी है ना अपने रिसर्च को करने के टाइम पे, तो वो सारे फॉर्मेट पीछे लग जाएंगे अगर किसी को देखने हो कि आपने कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया था और आपने क्या क्या चीज़ें वो करी थी, यूज़ करी थी। तो वो अपेंडिसेस हो गया, ठीक है। अब डूज एंड डोंट्स हैं इसमें कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एक रिपोर्टिंग के टाइम पे और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। तो डूज में देखो क्या लिखा है, तो द एनालिस्ट शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड डिस्क्राइब द सैंपल पॉपुलेशन। क्यों एनालिस्ट को क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सैंपल पॉपुलेशन के मामले में बात कर रहे हैं कि जिन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है उसको क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और डिस्क्राइब करना चाहिए कि सैंपल पॉपुलेशन उनकी कौन होगी। फिर एनालिस्ट शुड कोड द डेटा फॉर देयर कन्वीनियंस इन प्रोसेसिंग द डेटा, कि डेटा को कोडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कोडिंग का मतलब है जैसे कैटेगराइज करके उनको हम लेबलिंग कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। एनालिस्ट शुड फ्रीक्वेंटली यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैट्रिसेस। इसको करने से क्या होता है ना, हमें डेटा जल्दी समझ आ जाता है, समराइज हो जाता है डेटा और एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। अब कोई चीज़ रिटर्न में होगी, आप उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगाओगे, लेकिन अगर आपके सामने फ्लो चार्ट होगा आप देखते ही समझ जाओगे, तो उससे ईजी हो जाता है। एनालिस्ट शुड ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टडी एंड अदर रिलेटेड स्टडी इन द सिमिलर फील्ड। तो जो कंक्लूजन करेगा, एक तो वो अपनी स्टडी
और साथ में पहले से अगर कोई स्टडी हो रखी है उससे रिलेटेड, ऑब्वियसली हो रखी होती है, एकदम से नई तो स्टडीज़ नहीं होती हैं, कोई ना कोई पुरानी स्टडी रेलेवेंट डेटा मिल ही जाता है, तो उससे कंपेयर करते हुए कंक्लूजन लिखे। As and when required, analysts should develop policies for further evaluating or confirming the data in order to prove their validity। मतलब ये भी बताए कि वो उसकी रिसर्च की वैलिडिटी कैसे कैसे वेरीफाई की जा सकती है, वैलिडिटी कैसे चेक की जा सकती है उसके रिसर्च की, और कैसे इवेलुएट किया जा सकता है, उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज होंगी वो भी बताना चाहिए। फिर आता है डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। द रिसर्चर शुड टेक फुल केयर and always try to exclude or avoid the following aspects। तो क्या नहीं करना है, should not depend fully upon the research design selected। वे कह रहे हैं जो रिसर्च डिज़ाइन अगर उसने कोई सेलेक्ट करा है फॉलो करने के लिए कि मैं इस तरीके से रिसर्च करूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि हो सकता है किसी सिचुएशन में, सर्कमस्टांसिस में वो रिसर्च डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़े। तो पूरा एक ही स्ट्रिक्टली एक रिसर्च डिज़ाइन पर डिपेंड होकर नहीं चलना चाहिए, वरना वो चीज़ कई बार प्रैक्टिकली नहीं हो पाती है। जैसे उसने सोचा कि मैं केस स्टडी ही करूँगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा, आपको केस स्टडी के लायक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो आप अपना थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दो उसको। तो ये कह रहे हैं कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, एक ही रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। दूसरा है एनालिस्ट शुड नॉट इंटरव्यू अबाउट ओनली द सक्सेस, फेलियर्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। तो खाली वो पॉजिटिव वेरिएबल्स या जो सक्सेसफुल लोग हैं या सक्सेसफुल इवेंट है, तो खाली उन्हीं चीज़ों को ना फोकस में रखें जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा नेगेटिव साइड या जहाँ पे फेलियर्स हैं उनसे भी डेटा ले सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सक्सेसफुल है वो तो डेटा बता ही देता है, वो तो बता ही सकता है उसका एक्सपीरियंस, लेकिन जो फेल होता है ना, कई बार उससे भी कुछ चीज़ें पता चलती है जो एक फेलियर ही बता सकता है। तो हमेशा दोनों साइड, पॉजिटिव नेगेटिव साइड, दोनों साइड से डेटा कलेक्ट करना चाहिए। फिर एनालिस्ट शुड नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चनेयर एज मच एज ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी अवेलेबल थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। मतलब सिर्फ क्वेश्चनेयर पे नहीं डिपेंड होना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, थोड़ा मतलब सारी चीज़ों को यूज़ करके कि कहीं से भी डेटा किसी तरीके से भी लिया जा सके और मिस आउट ना हो। तो ये डोंट्स है। तो इसके बाद आपका ये यूनिट ख़त्म होता है और आपका ये ब्लॉक भी ख़त्म होता है। एंड अब हमने अपना रिसर्च का जो MPC 005 पूरा ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से हो जाए। और आगे अब दूसरा कोई और हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे इसी में, और आपके कोई सजेशंस हैं तो आप भेज सकते हैं कमेंट्स में। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।